नमस्कार। साहित्य की इस खूबसूरत दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर संजय आज की इस क्लास में 2020 में पीजीटी का कमीशन हुआ था। उस पेपर में 85 सवाल पूछे गए थे। उन सवालों पर बातचीत करेंगे। मैं सिर्फ आपको सही प्रश्न जो प्रश्न है उसके सही उत्तर बताऊंगा और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पहला सवाल था कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित रचना है। तो ये जो लेखक है उसको उस लेखक के नाम का नाम है कॉलेरिज। अगला सवाल था कि अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम, फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया था। तो आपको सभी को पता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि बीती बिभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी किसकी रचित काव्य गीत है। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाना था वो जयशंकर प्रसाद हो जाने थे। अगला सवाल था प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होना था वो बड़े घर की बेटी होना था। ये जो चारों कहानियां हैं वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिकालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है। तो इस सवाल का जो आसान सा उत्तर था पहला राजा इसका उत्तर हो जाना था। प्रश्न नंबर 6, दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है। ये उपन्यास है दिलो दानिश, ये किसकी है। तो ये रचना है कृष्णा सोबती की है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अकाल और उसके बाद कविता में संकलित ये पंक्तियां हैं और ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं है, तार सप्तक के कवि है। आपको पता है वो तार सप्तक 1943 में प्रकाशित होता है। जो तार सप्तक था इसमें 7 कवि आते हैं, उनमें रामविलास शर्मा भी है, प्रभाकर माचवे भी है, गिरिराज कुमार माथुर है। अर्थात इसका जो सही उत्तर होना था वो इनमें से सभी हो जाना था। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। तो सवाल का जो उत्तर हो जाना था वो आपका आत्मजयी सही होना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया था कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह की भीषण परिणाम को दिखाया गया है। तो इस सवाल का उत्तर था निर्मला। ये जो चारों उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है। तो जो बी विकल्प है ये छायावाद की विशेषता मानी जाती है। भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो भारत दूरदशा को माना जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 13, सवाल था कि जयचंद की मूर्खतापूर्ण कुचक्कर के कारण पृथ्वीराज का अंत का चित्रण किस नाटक में हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाना था वो प्रायश्चित हो जाना था। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। हरिवंश बच्चन ने कहा है। और अगर आप इस सवाल की गहराई में जाना चाहते हैं तो ये बताइए कि ये किस आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो आपको पता है इनमें से आसान सा सवाल था। इसका जो सही उत्तर हो जाना था वो डी होना था, रीति के फूल, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। शशि बदनी यह नायिका ताप हरती है जोप उपयुक्त काव्य पंक्तियां में कौन सा
अलंकार है। तो बहुत सवाल खूबसूरत पूछा गया था, तो ये जो आंसर था वो परी कर यहाँ पे अलंकार हो जाएगा। अब देखो, इसमें मैं इसलिए विस्तार नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बच्चे 85 सवाल हैं और इनमें आप लगभग ऐसे सवाल आते हैं कि आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सीधे सवाल पढ़ रहा हूँ और उसका उत्तर आपको सही उत्तर बता रहा हूँ। निस्संदेह शब्द में कौन सी संधि है? तो आप सभी को पता है इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला सवाल पूछा गया था प्रश्न नंबर 18, तो कारवां किसकी एकांकी है? आसान सवाल था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद, इसका उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप गोविंद सरस्वती पांडे की किताब को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आप पीजीटी का एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाओगे। अगला सवाल था कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये पंक्तियां किसकी है? प्रश्न नंबर 19 का हो जाएगा सी उत्तर। 20, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये जो पंक्तियां हो जाएंगी वो ए विकल्प मुक्तिबोध की पंक्तियां हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 21 सवाल पूछा गया था। आपको पता है ये सभी कवि रीतिकाल के कवि हैं और इनको मैं याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। इसका भी बिहारी, मतीराम, देव और पद्माकर रीतिकाल के जो जन्म के आधार पर अपने टॉप 10 कवि को याद करनी है, उसकी ट्रिक बनानी है। इसलिए आपको जन्म याद रखने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी। अगला सवाल पूछा गया था कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले पता है आपको, निहार आती है, रस्म आती है, निर्जा आती है, संध्या गीत आती है ना। तो इस तरह से दीपशिखा लास्ट में आती है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको डिप्टी राष्ट्रकवि के नाम से आप जानते हैं, उनकी रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाना था, कुरुक्षेत्र पहले आते हैं, रश्मिरथी उसके बाद, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा ये आती है। अगला सवाल था प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो त्यागपत्र सबसे पहले आता है, नदी के द्वीप, आधा गांव, तमस, ये सभी इस तरह से इनका क्रम आएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, हिंदी कविता के विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों विशेषताओं का सही अनुक्रम है। तो इसका जो हो जाएगा वो मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व, ये भारतेंदु युग को कहा जाता है। और इतिवृत्तात्मकता अर्थात द्विवेदी युग की आपको ये विशेषता देखने को मिलती है। प्रेम जनित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति, ये छायावाद की विशेषता है। और शोषण के विरुद्ध संघर्ष, ये प्रकृतिवाद की विशेषता मानी जाती है। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प हो जाना था वो सी विकल्प इसका उत्तर हो जाना था। अगला सवाल देखिएगा, जीके का सवाल है। प्रश्न नंबर 26, कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाना था वो कुंजम दर्रा है, जो लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है। अगला है, कौन सा हिमनद भागा और म्यार नदियों को पानी देता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा, मुल्किया सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊनी कपड़ों को धोने का काम आता है? तो इसका विकल्प डी हो जाएगा, रीठा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 29, ट्रोट मछली के संवर्धन की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू क्षेत्र में कहाँ है? बहुत कठिन सवाल था, चिड़गांव इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कुल्लू जिले से नहीं है? तो ये जो इसका उत्तर हो जाना था वो वलह घाटी है, जो कुल्लू जिले में नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि वैदिक साहित्य में
ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्जकिया नाम से ब्यास नदी को पुकारा जाता है। लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबा, लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में बंट गया था? तो ये 1846-47 की घटना थी, समय ये बंट गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह, जिन्होंने 1641-42 के आसपास मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, किस रियासत के राजा थे? तो ये जो राजा थे वो नूरपुर के राजा थे। अगला सवाल था कि 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में कलहूर रियासत किस राजा ने भाग लिया था? तो कलहूर, प्रश्न नंबर जो 34 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो अमरचंद ने भाग लिया था। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 35, चित्रकार शोभा सिंह का संग्रहालय किस स्थान पर है? ये सभी को सवाल आता है, तो इसका जो सही उत्तर होना था अंद्रेटा, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 36, दिसंबर 2015 के आसपास किस देश ने अपना विश्व बैंक बनाया था? तो ये कठिन सवाल था थोड़ा सा। तो चीन ने अपना विश्व बैंक बनाया था। प्रश्न नंबर 37, सितंबर 2016 के आसपास माइकल टेमर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए? तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 37 का, वो ब्राज़ील इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, पर मैं कोशिश करता हूँ। एक है, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्ज़र जो पुरस्कार है वो अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार माना जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखो अगला सवाल पूछा गया था, वैलेंटाइन्स दिवस किस दिवस मनाया जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, 14 है ना, वैलेंटाइन्स जो दिवस होता है वो 14 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल था कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर हम विकल्पों में बात करें तो रूस सही सबसे ज़्यादा माना जाता है। वनस्पति विद्यापीठ भारत के किस राज्य में? तो इसका जो सही सवाल उत्तर हो जाना था, तो राजस्थान में ये देखने को मिलता है। अगला था, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो कॉफ़ी का जो उत्पादन भारत में अगर बात करें तो ये हमारे कर्नाटक में होता है। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल पूछा गया था कि भारत के किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाले पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका जो बी विकल्प सही होना था, इसका है अरवन्ना रामसुंदरम। ये थोड़ा सा बच्चे धुंधला भी दिखाई दे रहा है, परंतु आपने आवाज़ पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। देखो किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया था? प्रश्न नंबर 44 है और इसका विकल्प डी हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल है कि रक्त की परिसंरचना या परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही हो जाएगा वो विलियम हर्ब ने की थी। अगला सवाल है, अब साहित्य से सवाल हो जाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस की भूमिका में प्रकाशित हुआ था? तो आप सभी को पता है, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य हिंदी जनता की चित्तवृत्ति साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आसान सा सवाल था ये तो। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 5 या 6 भाषाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं कि ये सम्मिलित नहीं है। एक तो भोजपुरी को आपने याद रखना है आगे से। प्रश्न नंबर 49, मेरे ख्याल से ये ध है, ठीक है। वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दिखने में है ना, और
दंत है इसका उच्चारण, है ना। अगला सवाल है, औरत शब्द किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का ये शब्द माना जाता है। थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी हो रही है यहाँ पर देखने में, तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इन सवालों को नज़रअंदाज नहीं करना है। एक या अधिक अक्षरों से बने हुए स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसको शब्द कहते हैं। अगला है, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 53, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, तो दूसरा शब्द जहां पे प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रश्न नंबर 54, न किस वर्ग के का व्यंजन है? न जो है वो ट्वर्ग का व्यंजन है, तो इसका भी आपने याद रखना है। 55, निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी की नहीं है? तो जो आपके राजस्थानी में नहीं आती है ना, मारवाड़ी, मगही, मेवाती और मारवाड़ी, मालवी नहीं, है ना, मेवाती, मालवी, हाँ, मगही नहीं आती। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी में आती है। अगला सवाल था, बुंदेली किस हिंदी की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। प्रश्न नंबर 57, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल से ही पूछा गया था कि कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है? प्रश्न नंबर 57 का ए विकल्प सही हो जाना था। पद्मावती में किस काव्य रचना का अंश है? तो ये पृथ्वीराज रासो का है। ये पृथ्वीराज रासो का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जगनिक का आल्हा वीर गीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक कौन है? तो इसका सोमप्रभ सूरी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कथन से पूछा गया था कि गीतावली की रचना गोस्वामी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। ये कथन किस आलोचक है? तो इसमें नो डाउट रामचंद्र शुक्ल जी। अगला सवाल था कि अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत को मानते थे? तो शुद्ध अद्वैतवाद को मानते थे, जिसके संस्थापक या प्रवर्तक जो थे वो वल्लभाचार्य को माना जाता है। प्रश्न नंबर 63, रस पंचाध्यायी किसकी रचना है? जो रास पंचाध्यायी रचना है वो नंददास की रचना मानी जाती है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? आसान सा सवाल है और गलत करके आ जाते हैं आप लोग। माधुर्य भाव की, क्योंकि अधिकांश जो कृष्ण भक्त थे उनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की ही मानी जाती है। अम्मिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी पर इकबार। ये जो उपयुक्त दोहे के रचयिता है ना वो रसलीन हो जाएंगे। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका उत्तर रसलीन है। अगर अगला सवाल देखिएगा कि विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो ये निवारक संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे, और ये सवाल यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा है। मनोहर किस सूफी काव्य का कथा नायक है? प्रश्न नंबर 67, तो मधुमालती जो का नायक है वो आपके मनोहर को माना जाता है। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आलसियों का ये जो मूल मंत्र था, मलूकदास किस काव्य धारा से थे? तो ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य धारा के वो माने जाते हैं, जिनका एक नाम और था संत काव्य धारा। अगला सवाल, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है? तुलसीदास जी की है। अगला है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, ये किसकी पंक्ति है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सूरदास की पंक्तियां हैं, ठीक है ना। ये सूरदास की पंक्तियां हैं, इसलिए आपने इसको भी ध्यान में रखना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य
अरे यहाँ पे प्रिय प्रवास तो है नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? तो दमयंती स्वयंवर इनका नाटक नहीं है, श्रीनिवास दास का, और सभी जो नाटक है वो इनके माने जाते हैं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी विचारो, ये जो पंक्तियां हैं वो भारत भारती से ली गई है और मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? इसका जो सही हो जाएगा प्रलय की छाया, कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, उसमें स्त्री की विडंबना को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रकृतिवादी विचारधारा से प्रभावित है? तो आपको पता है कुकुरमुत्ता जो निराला की रचना है वो मूलतः प्रकृतिवाद से संबंधित रचना मानी जाती है। मैं बचपन को बुला रही थी थोल उठी बिटिया मेरी, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे दिखाई नहीं दे रहा है, तो है ना, कहीं पर अगर त्रुटि हो जाएगी छोटी मोटी तो आप उम्मीद करता हूँ आप है ना उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आवाज़ पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरे पास ना ही मैंने ये पेपर दिया था, एग्ज़ाम दिया था, और क्योंकि मेरा निजी अनुभव रहा है, क्योंकि मैं इस पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लगभग 2 महीने ही हुए हैं मुझे, और मैं कमीशन फाइट करके आया हूँ। तो मेरा अनुभव जो रहा है कि मैं लगातार जो पुराने प्रश्न हैं उनको हल करता गया, तो उसके कारण ही मेरा कमीशन आसानी से फाइट हो पाया था। तो ये जो पंक्तियां हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएंगी। अब देखिए मिथक संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो गलत है वो सी है। मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है, गलत है। मिथक से हम पुरानी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, परंतु हम उनसे अलग नहीं हो सकते। जैसे हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हम अपने संस्कारों को अपने से अलग कर सकते हैं, उसी तरह से मिथक को आप जोड़ सकते हैं अपनी जिंदगी से। अगला सवाल है 78, सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यूंग को माना जाता है। अब देखो अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने किस पुस्तक में लिखी है? जिसका जो उत्तर हो जाएगा पथ के साथी हो जाएगा। 80, निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है? तो शिल्पी जो है वो पंत की रचना है और ये गीति नाट्य है। उत्तर प्रियदर्शी जिसमें अशोक का वर्णन मिलता है वो किसकी रचना है? अगे, जिनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे। देखो अगला सवाल पूछा गया था 82, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? सवाल बहुत आसान था, अभिधा थी। जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो, आकस्मिक भाव को प्रकट करें, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका जो विप्सा सही उत्तर होना था, बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाना था। अगला सवाल था कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव से ही काव्य है। तो ये जो कहा था वो भामा जी ने कहा था, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। आपको पता है ये रस के बारे में ये रस सूत्र कहा था, भरत का रस सूत्र है, और आपने ये पहचाना है कि विभावा अनुभावा व्यमचारी स्योंगदश निष्पत्ति, ये भारत मुनि ने सूत्र दिया था। और भारत के रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? 4 आचार्य आते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भट्ट लोलट हो जाएगा। जो यहाँ पे अभिनव गुप्त लगाया ना बच्चे, वो लास्ट है, पहले पर आते हैं भट्ट लोलट। इस तरह से हमने आज पीजीटी हिंदी 2020 के प्रश्न पत्र को हल किया। उम्मीद करता हूँ इसमें मैंने कोशिश की है कम से कम गलतियाँ करने के लिए, परंतु यहाँ पर जो
दिखाई भी स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा था। अगर कहीं पर भूल चूक हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। और मैंने कोशिश की है इसमें कि कम से कम समय में आपका ये प्रश्न पत्र हल करवाऊँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जीवन के लिए, आप लोगों के कमीशन के लिए ये कारगर प्रश्न पत्र जरूर रहेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार।